बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन न्यूक्लियो मेडिसिन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर हम आज का टॉपिक देखें तो हम यहाँ पे डोज कैलिब्रेटर को डिस्कस करेंगे। ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आ जाता है। डोज कैलिब्रेटर असल में होता क्या है, ये क्यों हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी शेप किस तरह की है, तो ये हम सब कुछ जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। अ डोज कैलिब्रेटर इज एन आयोनाइजेशन चैम्बर in the shape of a well into which sample to be measured can be placed। क्या है कि ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर है जिसकी शेप जो है वो एक, आप ये कह लें कि अगर हम उर्दू में बात करें तो एक मर्तबा या जार टाइप की होती है जिसमें हम सैंपल को रख सकते हैं। ठीक है, और रख के हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी है जो हमने पेशेंट को इंजेक्ट करनी है, आप उससे मेजर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दो तरह के कैलिब्रेटर्स नज़र आ रहे हैं जिसको हम डोज कैलिब्रेटर कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये एक वेल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्ले मॉनिटर जिसको हम कह सकते हैं, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम आइसोटोप की सिलेक्शन कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें पता है कि हम कौन सा जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसकी डोज जो है वो मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टेक्नीशियम है या आयोडीन है। ठीक है, तो अब जो आयोडीन है या टेक्नीशियम है हम उसको क्या करेंगे, आइसोटोप को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, उसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली दोनों की एनर्जी रेंज है वो डिफरेंट है, एक की हाई एनर्जी है, एक की मीडियम एनर्जी है, एक की लो एनर्जी है। तो हम उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल, कौन सा आइसोटोप जो है वो हमने प्लेस किया, किसकी हमने क्वांटिटी जो है वो हमने मेजर करनी है। तो इस तरह से हम उसको यहाँ पे ये जो हमारे पास डिस्प्ले मॉनिटर है जिस पे अगर आप देखें तो ये कंट्रोल पैनल के ज़रा बटन है इस पे, तो जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी ग्राफिकल डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो शीट डायग्राम कह सकते हैं डोज कैलिब्रेटर की। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, जो सिलेंड्रिकल पीछे था, ये सिलेंड्रिकल जो हमारे पास वेल टाइप जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो यही वाला है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, लेड शील्डिंग है जो कि दोनों साइड पे प्लेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो ये होल होता है जिसमें हम सैंपल को प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सैंपल होल्डर, कि हम इसमें सैंपल को होल्ड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, दिस वन ये आउटर इलेक्ट्रोड है, ये कलेक्टर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो आयन पेयर्स बनते हैं जिससे वो फ्लो होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो फ्लो करेंगे तो फिर हमारे पास करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लेड शील्डिंग है। उसके बाद ये आगे किसके साथ कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमीटर के साथ, जो कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास डिस्प्ले मॉनिटर होता है, उस पर स्क्रीन होती है जिसपे हमारे पास डिस्प्ले लिखा हुआ आपके पास डिजिट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हम इस पे इलेक्ट्रोमीटर पे आइसोटोप सेलेक्टर जो है वो आइसोटोप सेलेक्ट कर सकते हैं और रेंज सेलेक्टर से रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वेल शेप आयोनाइजेशन चैम्बर फिल्ड विद द गैस, यहाँ पे क्या है कि गैस जो है वो फिल्ड होती है, कौन सी, मोस्टली हम जीनोन गैस फिल करते हैं जो कि एक हाई प्रेशर के अंदर उसमें फिल की जाती है, केप्ट अंडर हाई प्रेशर। आयोनाइजेशन चैम्बर असल में होता क्या है, अ डोज कैलिब्रेटर कंसिस्ट ऑफ अ सील्ड चैम्बर filled with air और another suitable gas usually under some pressure। कि हमने क्या किया, डोज कैलिब्रेटर में एक सील्ड चैम्बर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एयर को या फिर किसी और सूटेबल गैस को फिल कर देते हैं किसी एक प्रेशर के तहत। ठीक है, द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स प्रोड्यूसेस आयन पेयर्स। ठीक है, अब डेफिनेटली जब हमने क्या करना है कि जो डोज कैलिब्रेटर है उसमें हमने क्या करना है, रेडियो आइसोटोप जो आपके पास जिसको हमने मेजर करना है उसको हमने क्या करना है, प्लेस करना है। तो हमारे पास क्या है, रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी वहां से। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयन पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, sufficiently high voltage is applied between the electrode। जैसे पीछे मैंने आपको डायग्राम में कहा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, पॉजिटिवली जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे will move towards the outer electrode and electron towards the collection electrode। तो इस वजह से फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट होंगे तो फिर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या, एक आउटर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएंगे और एक क्या है, कलेक्टर इलेक्ट्रोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो आउटर की तरफ और
नेगेटिव आयंस जो है वो कलेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट होते हैं। जब इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। A voltage applied is high to collect most of the ion pair at electrodes, कि हम इतनी वोल्टेज जरूर अप्लाई करते हैं कि ज्यादातर जो आयंस हैं, मोस्ट ऑफ द आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे क्या है, कलेक्ट हो जाए, ठीक है, एंड स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट द आयंस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फर्दर आयोनाइजेशन एज दे ट्रेवल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। व्हेन अ गैस फिल्ड डिटेक्टर इज ऑपरेटेड इन दिस मोड, कि हम गैस फिल्ड डिटेक्टर को जब इस मोड में इस तरह से क्या ऑपरेट करते हैं, एंड विद इन दिस हाई वोल्टेज सेटिंग इट इज रेफर टू एज एन आयोनाइजेशन चैम्बर, कि हमने अभी तक जो ये जो मैकेनिज्म पढ़ा है, ये जो असेंबली पढ़ी है, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, जब हम इसको क्या करते हैं कि इसी तरह से गैस फिल्ड डिटेक्टर को इसी तरह से ऑपरेट करते हैं अंडर हाई वोल्टेज सेटिंग, तो इस चीज को हम आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। अब वोल्टेज कितना होता है, 100 से 400 वोल्ट्स। अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन, कि जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, वो कितने प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ आयन पेयर्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोन्यूक्लाइड। अब रेडियोन्यूक्लाइड कौन सा है वहां पे यूज हो रहा है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिसको हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में रखा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे। अब जितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे उतना ही फिर करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली, क्योंकि आयन पेयर्स ने जब मूव करना है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में मूव करेंगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, अगर कम क्वांटिटी में मूव करेंगे तो फिर कम करंट प्रोड्यूस होगा। इसी वजह से ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली रेडियोन्यूक्लाइड की एक्टिविटी पे। द वेरी स्मॉल करंट टिपिकली कितना, 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 8, ठीक है, मिली एम्पेयर्स में प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज एंड एम्पलीफाइड बाय द इलेक्ट्रोमीटर के। इतना अगर स्मॉल जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर है उस पर उसकी एक वैल्यू आ रही है, ये नहीं है कि वो निग्लेक्ट हो जाए। द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज देन डिस्प्लेड यूजुअली ऑन अ डिजिटल डिस्प्ले। जो हमने बात की थी कि हमारे पास ये डिस्प्ले मॉनिटर है जिसके ऊपर डिस्प्ले आता है, डिजिट्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो अब ये जो वोल्टेज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, वो वोल्टेज है वो वहां पे जाके डिस्प्ले होगी, डिजिटल डिस्प्ले है तो फिर हमारे पास डिजिट्स में वैल्यू आएगी, ठीक है। किस तरह से, ऑन अ डिजिटल डिस्प्ले इन यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, जो कि मेगा बैकरल और एमसीआई होते हैं। एक्टिविटी का यूनिट मेगा बैकरल एमसीआई होती है। तो इस तरह से ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये वहां पे डिस्प्ले मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी, चाहे वो जितना भी स्मॉल करंट हो, कितना हमने कहा था 10 की पावर 9। उसके बाद हम कहते हैं अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन, किस पे आयोनाइजेशन की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड पे, अमाउंट ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी डेफिनेटली, जैसे वो इंक्रीज होगी आयोनाइजेशन इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद एनर्जीज पे, एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ गामा रेज इमिटेड पर रेडियो एक्टिव डिके, कि उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है, जो गामा रेज इमिट हो रही है, उनकी नंबर पे, कि वो कितने नंबर, कितनी उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, या उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी एनर्जी है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जिसपे आयोनाइजेशन की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है। उसके बाद हम कहते हैं अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंड द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमीटर फॉर अ गिवन एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द रेडियोन्यूक्लाइड बीइंग मेजर्ड, ठीक है। तो मेन जो फैक्टर होता है वो रेडियोन्यूक्लाइड होता है, कि वो टेक्नीशियम है, वो आयोडीन है, वो मोलिब्डेनम है, वो कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड है जो हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये चीज जो है वो डिपेंड करेगी रेडियोन्यूक्लाइड की नेचर पे। उसके बाद हम कहते हैं डोज कैलिब्रेटर्स यूजुअली हैव पुश बटन टू सिलेक्ट द करेक्ट सेटिंग फॉर द मोस्ट कॉमन encountered radionuclides to ensure that the reading is in the required unit of activity, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं दिस इज अचीव्ड बाय द सेटिंग द गेन ऑफ द इलेक्ट्रोमीटर अप्रोप्रिएट फॉर द सिलेक्टेड रेडियोन्यूक्लाइड, के वो जो गेन है इलेक्ट्रोमीटर की वो क्या है, मैच होनी चाहिए कि हमने जो रेडियोन्यूक्लाइड सिलेक्ट किया उसके साथ। तो हम ये सेटिंग जो है वो पहले से करके रखेंगे कि हमने कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड यूज किया, उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोमीटर है उसकी गेन या उसकी रेंज कौन सी बनती है।
ठीक है। अ मैनुअल, ठीक है, वेरिएबल गेन कंट्रोल विद अ ग्रेजुएटेड डायल इज आल्सो यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर selecting gains of less common radionuclides with no push button preset selection. उसके बाद हम कहते हैं एक्टिविटीज मेजर्ड इन अ डोज कैलिब्रेटर टिपिकली रेंज फ्रॉम अ फ्यू मेगाबैक्रेल टू सेवरल गीगाबैक्रेल्स तक, कि हम एक्टिविटी जो डोज कैलिब्रेटर में मेजर करते हैं मोस्टली या टिपिकली जो रेंज बनती है वो कुछ मेगाबैक्रेल जो कि हमारे पास कितनी माइक्रो क्यूरीज में होती है, और वो गीगाबैक्रेल तक हम मेजर करते हैं जो कि हमारे पास हंड्रेड्स एमसीआई में आ जाती है। ठीक है, तो हम इतनी रेंज में जो एक्टिविटीज हैं वो डोज कैलिब्रेटर में मेजर कर सकते हैं। A range switch is provided to adjust for the range of activity. मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में कहा था कि हम क्या करते हैं, रेंज सिलेक्टर जो बटन होता है वहां से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, a range switch is provided to adjust for the range of activity being measured to take full advantage of the resolution of the display. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास रेंज का जो बटन है हम वहां से उसको सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो डिस्प्ले आए वो एक एग्जैक्ट वैल्यू हो। अगर हम रेंज सेलेक्ट सही से नहीं करेंगे तो हमारे पास जो डिस्प्ले होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। अब उसके बाद हम कहते हैं शील्डिंग, इसमें हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, इसकी रीजन क्या होती है। शील्डिंग सराउंड्स द डोज कैलिब्रेटर चैम्बर फॉर टू रीजन। It reduces the effect of surrounding background radiation on the reading of the dose calibrator. ठीक है, कैसे कि बैकग्राउंड जिस जगह पे डोज कैलिब्रेटर पड़ा है अगर वहां पे बैकग्राउंड में कोई रेडियोफार्मास्यूटिकल्स पड़े हैं तो वहां से रेडिएशन जो आएंगी जो डोज कैलिब्रेटर जब वो पिक करेगा तो फिर क्या होगा, उन रेडिएशंस का इफेक्ट आएगा। ठीक है, बैकग्राउंड जो सराउंडिंग रेडिएशन है उनका इफेक्ट आएगा, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग बैकग्राउंड रेडिएशन on the reading of dose calibrator, particularly since dose calibrators are usually situated in hot labs, क्योंकि वो hot lab में अगर पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में बहुत सारे रेडियोफार्मास्यूटिकल्स पड़े होंगे, तो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट डोज कैलिब्रेटर की वैल्यू पे या क्वांटिटी पे आएगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम उसकी शील्डिंग कर देते हैं ताकि बाहर से इन्वायरमेंट से कोई भी रेडिएशन जो है इसको इफेक्ट ना कर सके। फर्स्ट, उसके बाद हम कहते हैं इट आल्सो रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर टू द टेक्नोलॉजिस्ट। अब जो बंदा हैंडल कर रहा है अगर उसका डायरेक्ट एक्सपोजर होगा रेडियोफार्मास्यूटिकल जो उसने प्लेस किया है डोज कैलिब्रेटर में, उसकी अगर शील्डिंग नहीं होगी तो उससे जो रेडिएशंस निकलेंगी, तो जो बंदा साथ खड़ा है जो टेक्नोलॉजिस्ट है जो वहां पे काम कर रहा है तो उसका एक्सपोजर होगा, डायरेक्ट एक्सपोजर होगा। तो इस चीज को भी रिड्यूस करने के लिए डोज कैलिब्रेटर की शील्डिंग जो है वो जरूरी होती है। उसके बाद हम कहते हैं सैंपल होल्डर, जिसमें हमने सैंपल को प्लेस करना है, इज यूजुअली मेड फ्रॉम परपेक्स और अदर प्लास्टिक्स। अब हमने क्या किया कि हमने जो सैंपल होल्डर है, ठीक है, वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वेल शेप डोज कैलिब्रेटर है तो हमने क्या करना है उसको अंदर प्लेस करना है। तो अगर वो लीनियर होगा तो डेफिनेटली उस होल में से हम उसको पास कर सकते हैं। अब इसका मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, प्लास्टिक टाइप का जो हम कहते हैं कि इस टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, अब क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द चैम्बर वेल फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड मैकेनिकल डैमेज। अगर हम कोई मेटल यूज करेंगे तो फिर वहां पे कोई मैकेनिकल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहां पे ना हो सके, कोई कंटेमिनेशन ना हो सके, तो हम इस वजह से इसको प्लास्टिक का बनाते हैं और लीनियर शेप की वजह से हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं और वहां पे हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। डोज कैलिब्रेटर आल्सो हैव बैकग्राउंड एंड जीरो कंट्रोल्स फॉर करेक्टिंग for residual background ratio and also to zero the electrometer. अब हमारे पास क्या है, डोज कैलिब्रेटर आल्सो है बैकग्राउंड एंड जीरो कंट्रोल। ठीक है, कि इसमें हमने क्या किया, अगर हम शील्डिंग ना लगाएं तो जो अगर हम कहते हैं कि बैकग्राउंड से रेडिएशंस आ रही हैं और वो डोज कैलिब्रेटर पे इफेक्ट हो रही हैं, तो डोज कैलिब्रेटर में ऐसी सेटिंग नहीं होती कि वो उनको करेक्ट कर सके या उनको पिक ना करे या उनको निगलेक्ट कर दे। ठीक है, तो उन बैकग्राउंड रेशियो की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये बैकग्राउंड जो रेडिएशंस हैं उनकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो क्वांटिटी है जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उस पे इफेक्ट आता है। मॉडर्न डोज कैलिब्रेटर कैन हैव एन इनबिल्ट microprocessor which calculates for intense required volume for a particular dose at a particular time of the day.
ये मॉडर्न कैलिब्रेटर्स की बात हो रही है। जो पहले वाले सिस्टम्स थे उनमें इस तरह की सेटिंग नहीं हो सकती थी। They can be attached to a printer or PCs to facilitate printing labels and record keeping for dispensed doses। कि अब जो मॉडर्न डोज कैलिब्रेटर्स हैं उनको प्रिंटर से या हम पीसी से भी अटैच कर सकते हैं कि हम वहाँ से प्रिंटिंग लेबल्स जो है वो उनको लगा सके और जो रिकॉर्ड है उसके लिए हम उसको सेव कर सकें। हमें मैनुअली इस तरह की जो लेबल्स हैं वो हमें नहीं लगाने पड़ते कि हमने किस टाइम पे। अब ये लेबल लगाने का क्या फायदा होगा, हमने रिकॉर्ड में उसको रख लिया, अब हमें पता होगा कि ये जो डोज है वो इस टाइम पे इतनी थी, तो अगर हम इस टाइम पे ये इतने दिन के बाद उसको देख रहे हैं तो इसकी एक्टिविटी इतनी होगी, हमने कब इसको खत्म कर देना अगर वो यूज नहीं हुई डिस्पेंस। क्योंकि डेफिनेटली वो क्या होगा, जब डिके होगा तो उसकी जो क्वांटिटी है ओरिजिनल से वो कम होती जाएगी हाफ लाइफ के थ्रू अगर हम देखें तो। उसके बाद हम कहते हैं डोज कैलिब्रेटर जो हम यूज कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी को हमने किस तरह से देखना है, एक्यूरेसी किन चीजों पे डिपेंड करेगी। अ रीडिंग displayed on the dose calibrator should be as close as possible to the actual activity being measured in the dose calibrator। सबसे पहली बात तो ये कि डोज कैलिब्रेटर ने जितनी एक्टिविटी मेजर की है उसकी उतनी ही एक्टिविटी की वैल्यू जो है वो डोज कैलिब्रेटर के डिस्प्ले मॉनिटर पे आनी चाहिए। ये नहीं कि वो वेरी कर रही हैं आपस में। तो ये क्या है, उनकी जो रीडिंग है उनकी वैल्यूज जो एज क्लोज एज पॉसिबल होनी चाहिए एक्चुअल एक्टिविटी के, पहली बात। दूसरा हम कहते हैं कि एक्यूरेसी फिगर टेल you how close the displayed reading is to the actual activity being measured। तो एक्यूरेसी फिगर से हम जब एक्यूरेसी चेक करते हैं डोज कैलिब्रेटर की तो तब हम चेक करेंगे कि ये जो डिस्प्ले आ रही है रीडिंग और एक्चुअल जो एक्टिविटी है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो कितनी एक दूसरे से रिजेंबल कर रही हैं। तो इसको हम एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं या चेक आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं द एक्यूरेसी ऑफ डोज कैलिब्रेटर डिपेंड्स ऑन मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स which typically gives reading within 10% of the actual activity। कि हमने जो एक्यूरेसी डोज कैलिब्रेटर की मेजर कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करिए। और टिपिकली अगर हम इनकी रीडिंग्स की बात करें तो जो हमारे पास रीडिंग डिस्प्ले हो रही है और जो एक्चुअल एक्टिविटी है उनके दरमियान में दोनों में ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस होता है। इससे ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो फिर इट्स मीन कि डोज कैलिब्रेटर जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अगर 10% से रीडिंग जो है वो विद इन 10% या इससे कम है तो इट्स मीन कि डोज कैलिब्रेटर जो है वो एक्यूरेट है। अब गुड एक्यूरेसी रिक्वायर्स कि एक डोज कैलिब्रेटर वो कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो कौन सी चीज़ें होंगी जिसको हमने देखना है। द प्रीसेट एंड मैनुअल गेन्स radionuclide and range selection of the electrometer to be properly calibrated, पहली बात। दूसरा हम कहते हैं it also requires proper functioning of HV and other components high voltage। और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, वायर्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, उन पे भी डिपेंड करेगा इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग। उसके बाद हम कहते हैं इन एडिशन ऑल डोज कैलिब्रेटर शो सम डिस्पेंसी ऑन द मेजरमेंट ज्योमेट्री। ठीक है, कि ये जो मेजरमेंट हो रही है, ये जो ज्योमेट्री आ रही है, ये जो डिजिटल डिस्प्ले मीटर है, इनकी ज्योमेट्री पे, इनके मैकेनिज्म पे भी डोज कैलिब्रेटर जो है वो किसी हद तक डिपेंड करेगा। उसके बाद हम कहते हैं रीडिंग कैन बी अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द डोज इन द वेल, कि हमने जो डोज है उसको किस जगह पे रखा है डोज कैलिब्रेटर के वेल में, पहली बात। उसके बाद कहते हैं हम वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, वेदर द डोज इज इन अ सिरिंज और वाइल। उसके बाद हम कहते हैं कि जो डोज हम मेजर कर रहे हैं वो सिरिंज में है या वाइल में है, किस चीज में है, इस पे भी डिपेंड करेगा। द ज्योमेट्रिक इफेक्ट आल्सो डिपेंड ऑन द रेडियोन्यूक्लाइड बीइंग मेजर्ड। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो रेडियोन्यूक्लाइड है उसकी ऊपर भी मेजर करेगा कि हम कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड है उसको जिसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसकी वजह से रीडिंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद हम प्रिसीजन की अगर बात करें कि डोज कैलिब्रेटर जो है वो कितना प्रिसाइज है अपने काम को करने के लिए, वो कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट था, अब हम कहते हैं कितना वो प्रिसाइज है। प्रिसीजन चेक्स द शॉर्ट टर्म रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डोज कैलिब्रेटर, शॉर्ट टर्म। उसके बाद हम कहते हैं इट मेजर्ड बाय टेकिंग 10 रीडिंग्स ऑफ अ रेफरेंस सोर्स। हमने क्या किया कि हमने इसकी प्रिसीजन को कैसे मेजर करना है, हमने जो रेफरेंस सोर्स था, अब रेफरेंस सोर्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक आपने स्टैंडर्ड जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो ले लिया, ठीक है, उसके साथ हमने 10 रीडिंग्स ली, बार बार उसको 10 बार हमने उसकी रेडियो फार्मास्यूटिकल या रेडियो एक्टिविटी जो है वो
चेक की। अब वो जो रीडिंग्स हमने ली हैं उसको हम कह रहे हैं इट मेजर्ड बाय टेकिंग 10 रीडिंग्स ऑफ अ रेफरेंस सोर्स विद द सोर्स रिमूव फ्रॉम द चैम्बर बीइंग बिटवीन ईच रीडिंग, कि हमने ईच रीडिंग, एक रीडिंग ली, उसके बाद हमने सोर्स को चैम्बर से बाहर रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा नेक्स्ट रीडिंग ली, फिर हमने उसको बाहर निकाल दिया, फिर हमने थर्ड वन रीडिंग ली, फिर हमने लेने के बाद उसको बाहर निकाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने 10 रीडिंग्स ले लेनी है। ऑल 10 रीडिंग्स शुड बी विदन। अब ये जो 10 रीडिंग हमने ली हैं, 10 रीडिंग्स जो हमारे पास टोटल आई हैं, ये रेंज कितनी होनी चाहिए इनकी, जो इनकी क्वांटिटी आई, जो इनकी वैल्यू आई है, जो डिजिट आया है, वो विदन ±5% होना चाहिए, ठीक है। कितना कि हमने 10 रीडिंग्स का मीन लिया है, तो हमारे पास ±5% से ज़्यादा उनका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिनियरिटी, डोज कैलिब्रेटर की किस तरह से मेजर करेंगे, द डोज कैलिब्रेटर मस्ट मेजर। अब अगर एक चीज मैं आपको भूल गई पीछे कहना, कि जो रेफरेंस सोर्स है ये हम ऐसा सोर्स ले सकते हैं जिसकी हाफ लाइफ ईयर्स में होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने 1 महीने 2 महीने बाद रेडियो एक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, प्रिसीजन हमने चेक करनी है, तो अगर उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होगी तो 2 महीने बाद जब हम करेंगे, अगर उसकी 1 मंथ हाफ लाइफ से 1 महीने बाद, तो वैसे ही वो 50% रह जाएगा, ठीक है। तो उसको हम रेफरेंस सोर्स तो नहीं यूज कर सकते। अगर उसकी हाफ लाइफ जो है वो 1000 ईयर्स में या उससे भी ज़्यादा है, तो हम 1 महीना 2 महीने 6 महीने बाद, साल बाद भी अगर हम रेडियो एक्टिविटी उसको एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे तो हमारे पास वो प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसा सोर्स लेते हैं जिसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लंबी हो, ठीक है। तो फिर हम उसको एक स्टैंडर्ड सोर्स ले सकते हैं। लिनियरिटी की अगर हम बात करें, द डोज कैलिब्रेटर मस्ट मेजर डोजेस accurately from the highest dose to be administered to patient down to quite small doses, कि हम हाईएस्ट डोज कितनी देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद हमने लोएस्ट कितनी डोज देनी होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है कि हमने इस रेंज को देखना है कि हम लोएस्ट कितनी डोज जो है वो एग्जैक्टली डोज कैलिब्रेटर से मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने हाईएस्ट डोज देनी है, इतनी देनी है, तो वो अगर हम डोज कैलिब्रेटर से मेजर करें तो उनकी वैल्यूज में कितना डिफरेंस आता है, इस चीज को हम कहते हैं लिनियरिटी, कि ये कितना एक्यूरेट है एक लोएस्ट डोज को मेजर करने के लिए, एक हाईएस्ट डोज को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो डोज कैलिब्रेटर का लेक्चर था ये यहाँ पे एंड हो जाता है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो फिजिक्स का पोर्शन था, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का था, जिसमें हमने न्यूक्लियर मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक फिर हम देखेंगे कि अब हमने आगे क्या करना है।